मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है यूनिट 4 से चैप्टर 21 इंडियन बैंकिंग सिस्टम डिफेक्ट्स एंड मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंट्रोडक्शन देखिए, आप जानते हैं कि द मॉडर्न सिस्टम ऑफ इंडियन बैंकिंग जो था वो 200 साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था। सिंस 19th सेंचुरी देयर हैज़ बीन सम स्टडी प्रोग्रेस इन द इंडियन बैंकिंग बट द ओवरऑल ग्रोथ हैज़ बीन हैपेज। यहाँ पे जो आपका बैंक था वो काफ़ी प्रोग्रेस से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे इनके ग्रोथ रुके हुए थे। वी हैव येट टू अचीव आवर गोल इन आवर बैंकिंग सिस्टम। द रिजल्ट are far from the satisfactory. In 1949, the Banking Companies Act was passed, but the progress has not been up to the desired level. बैंकिंग कंपनी का एक्ट पास हो चुका था 1949, लेकिन इनका जो डिज़ायर लेवल था वो जो भी डिज़ायर लेवल था प्रोग्रेस का वो पूरी तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। देयर कैन बी द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स थे जो जिम्मेदार थे। एक्चुअली देयर आर अ सर्टन बेसिस प्रॉब्लम विच इंडियन बैंक फेस। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे हमारी इंडियन बैंक्स को फेस करना पड़ता था। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम से उन्हें देखिए। कमिंग ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिसमें कि आपका पहला है inadequate बैंकिंग फैसिलिटीज़। यहाँ पे क्या था, देयर आर अ लैक ऑफ एडिक्योर बैंकिंग फैसिलिटी इन इंडिया। देयर वर ओनली 15,024 ब्रांचेस ऑफ अ कमर्शियल बैंक 1943 में थी। द मोस्ट ऑफ दीज ब्रांचेस वर सेटअप इन अ डेवलप एरिया, जिन्हें डेवलप एरिया में ही सेटअप किया गया था। एंड द बिजनेस सेंटर, और बिजनेस में जो मेन सेंटर होता था बिजनेस का, वहीं पे ये ब्रांचेस थी। देयर वर 66,186 ब्रांचेस, आउट ऑफ विच अप्रॉक्सीमेटली 49% वर इन द रूरल एरिया। केवल रूरल एरिया में 49% ही इनकी ब्रांचेस थी। इट कम टू अबाउट वन ब्रांच फॉर 15,000 पीपल, और एक ब्रांच में 15,000 लोग थे। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस द गैप इज क्वाइट बिग, जो कि बहुत बड़ा गैप था। आवर बैंक डू नॉट टेक प्रॉपर इंटरेस्ट इन अ सर्विस लाइक कंज्यूमर क्रेडिट, रेमिटेंस फैसिलिटी। इसी वजह से जो हमारे बैंक थे वो कंज्यूमर क्रेडिट, ये सारी फैसिलिटी नहीं दे पाते थे, और जो भी अकाउंट्स होल्डर थे वो काफ़ी लो थे। सेकंड था अनसिस्टमेटिक डेवलपमेंट, मतलब कि बैंकिंग का जो अनियमित और असंतुलित विकास। इसमें क्या हो रहा था कि जो भारत में बैंकिंग शाखाओं का विस्तार के लिए एक योजना बनाई गई थी, वो योजना जो थी वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं कर पाई थी। बहुत सी ऐसी ब्रांचेस थी जो खोली गई थी, लेकिन पहले से ही यहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं दे पा रही थी। इससे बैंकों में परस्पर क्या हो रहा था कि मतलब जो बैंक था वो लॉस में चला जा रहा था। बैंकिंग सुविधाओं की दृष्टि से ही देश में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की सुविधाएं नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंकों का विकास नहीं हो पाया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रूरल एरिया में जानी चाहिए, लेकिन उनको वो विलेज एरिया में वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई। अब आपका थर्ड आता है स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक्स बैंक। बैंकों इन इंडियन देयर आर मैनी बैंक्स बट दे आर स्मॉल साइज। बैंक तो बहुत है, लेकिन इनकी जो साइज थी वो बहुत छोटी थी। दे मोस्टली सर्व द लोकल नीड्स, ये लोकल नीड्स को ही पूरा कर पाते थे। बैंक आर नॉट गुड सिंस इवन इफ वन सच बैंक इज नॉट अ पोजिशन टू मीट द डिपॉजिटर इंटरेस्ट, अदर आर ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड। इसके बाद आपका नेक्स्ट है लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल। इनकी जो कार्यशील पूंजी थी उसमें भी काफ़ी कमी आती थी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक अन्य दोष है ये। भारतीय बैंकों की कार्यशील पूंजी जो भी वर्किंग कैपिटल थी अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम थी। अगर इसको हम अमेरिका से देखते हैं तो भी इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ की कार्यशील पूंजी काफ़ी कम रहती थी। भारत के सबसे बड़े अनुसूचित बैंक अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जमा की मात्रा भी इंग्लैंड की 5 बड़े बैंकों में सबसे छोटे बैंक अर्थात नेशनल प्रोविजन बैंक की जमाओं की मात्रा से भी कम होती थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड बैंक। भारत बैंकिंग मतलब इसमें क्या था, स्पेशलाइज्ड बैंकों की काफ़ी कमी पाई गई भारतीय बैंकिंग प्रणाली में। इसमें सम्मिलित बैंक अधिकांशतः व्यापारिक बैंक ही होते थे, मतलब कि कमर्शियल बैंक होते थे, जैसे कि औद्योगिक, कृषि, सेविंग्स एवं विदेशी विनिमय बैंकों में लगभग पूरा अभाव था। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की अब बहुत बड़ी मतलब क्या कहते हैं अभाव था कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड बैंकों की हमेशा से कमी मिलती थी। इसके बाद आपका आता है लैक ऑफ कोऑपरेशन। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के कुछ और भी दोष थे कि इसमें मतलब जो कोऑपरेशन था वो बहुत अच्छा नहीं था। ये बैंक आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते थे, अनऑर्गेनाइज्ड ढंग से काम करते थे, और जो हमारे साहूकार, महाजन एवं देशी बैंकर थे वो इनके बीच में आते थे। दोनों के भागों के बीचों में किसी प्रकार का भी संपर्क और संबंध नहीं होता था। इस कारण इनका जो समन्वय कोऑर्डिनेशन था वो बहुत अच्छा नहीं था। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है
inefficient organization. Most of our bank are controlled by the person who are very little about banking business. Most of the directors are not well conversant with the banking procedure. बहुत से ऐसी चीज़ें थी, मतलब जो भी यहाँ पे काम करे थे लोग, उनको बैंकिंग प्रोसीजर के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो इनइफिशियंट काम कर रहा था। पब्लिक को जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता था। इस वजह से इनका जो ड्रॉबैक था इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, एक ये भी था। इसके बाद आपका आता है डिफेक्टिव कंट्रोल। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू द वेरियस बैंक, मतलब जो हमारा सेंट्रल बैंक था वो बैंकों को प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देता था। इट इज़ पेनफुल टू नोट दैट दिस इज़ नॉट बीइंग डन, लेकिन वो अच्छे से डन नहीं हो पा रहा था काम। द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ नॉट क्वाइट साउंड एट इट शुड बी। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अंडर डेवलप्ड मार्केट। इसमें क्या होता था, किसी भी देश की जो मुद्रा बाजार के लिए आवश्यक होता था कि वहाँ पे बिल बाजार का समुचित विकास हो जाए, परंतु भारत में रिजर्व बैंक के इतने प्रयास करने के बाद भी देश में बिल बाजार का समुचित विकास नहीं हो पाया। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अनडेवलप्ड बिल मार्केट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था उसमें जो बिल मार्केट पाई गई थी वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाई थी। जो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन होते थे वो पूरी तरह से इंजॉय करते थे, और इनकी कैपिटल एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनकी जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता था वो बहुत लो मिलता था, जो कि दिस इज़ नॉट डेरिसेबल। नेक्स्ट है डिफेक्टिव लैंडिंग पॉलिसी। हमारे जो भारतीय बैंक थे वो ऋण संबंधी बैंकिंग सिद्धांतों पर आधारित नहीं होते थे। भारतीय बैंक अपर्याप्त जमानत के आधार पर ऐसी कंपनियों एवं संस्थाओं को भी लोन देते थे जिनमें बैंक के डायरेक्टर का किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छिपा होता था। बैंकों की वित्तीय स्थिति इसी वजह से बहुत ही दुर्बल होती जाई थी। नेक्स्ट है favoritism. Various influential persons are very closely attached to the banking system in India. The result is that the huge amount of money as loan from the such commercial bank. या जो बहुत ज़्यादा घुले मिले लोग होते थे वो बैंकों से अटैच होते थे, और कमर्शियल बैंक इसी वजह से इनकी बहुत अधिक मात्रा में अमाउंट देता था। all this effect of the bank adversely. Sometimes loan are granted to the big businessmen. बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ये बैंक ऋण तो दे देता था लेकिन बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं रखता था, जिस वजह से इनका जो काम इंडियन बैंकिंग सिस्टम धीमे धीमे की शॉर्टकमिंग बढ़ती जा रही थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डिफेक्टिव वर्किंग सिस्टम। हमारे यहाँ के जो बैंक के एम्प्लॉयज़ थे वो अनट्रेंड थे, इनएफिशिएंट थे, इनडिसिप्लिन थे, जिसकी वजह से स्टिल ओल्ड सिस्टम आर बीइंग फॉलो, और एक पुराने समय का ही सिस्टम फॉलो हो रहा था। नो रिसर्च एंड नो एक्सपेरिमेंट आर बीइंग डन इन द डायरेक्शन, और इसमें कोई नया काम नहीं हो रहा था इस बैंकिंग क्षेत्र में। अब इसके बाद आपका आता है सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कुछ सजेशन दिए गए हैं। पहला है इंक्रीजेस इन नंबर। देश के उन भागों में जहाँ पे बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है नए बैंकों की स्थापना की जाए, पुराने बैंकों की नई नई शाखाओं को स्थापित किया जाए, ताकि हमारे कंट्री के सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके और देश में बचतों को प्रोत्साहित किया जाए। सेकेंड है सिस्टमेटिक डेवलपमेंट। इससे बैंकों की जो नई नई ब्रांचेस को केवल उन्हीं स्थानों पर खोला जाए जहां पहले से बैंकों की शाखाएं नहीं हैं, मतलब कि बैंकों की नई शाखाओं को जो भी हमारा मतलब विलेज एरिया होता है या छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहां पे खोले जाए। इसके एक और तो इन स्थानों पे बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड हो सकेगी, और दूसरी ओर बैंकों में आपसी प्रतियोगिता का भी नियमन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एमग्लेशन ऑफ बैंक। जितने भी हमारे स्मॉल और अन इकोनॉमिक्स यूनिट्स के बैंक हैं उनको एक दूसरे के साथ मिला दिया जाए, जिससे कि उनका जो वर्किंग एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो जाए, और डेफिनेटली हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उससे वो इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ लक्ष्मी कमर्शियल बैंक को एमेग्लेटेड किया गया है केनरा बैंक में। इम्प्रूवमेंट इन लैंडिंग पॉलिसी। द बैंक शुड ग्रांट लोन टू द दोज पर्सन हु कैन प्रोवाइड गुड सिक्योरिटी। जो भी गुड सिक्योरिटीज अपने बैंक में रखने को देता है उसी को ही कायदे से लोन दिया जाना चाहिए, और ऐसे किसी को भी लोन नहीं देना चाहिए। एडिक्वेट रिजर्व फंड। एवरी बैंक मस्ट कीप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिजर्व फंड। हर एक बैंक के पास रिजर्व फंड पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो रिजर्व फंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके। एटलीस्ट 30% प्रॉफिट भी उसमें होना चाहिए।
इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हमारे बैंकों की जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी उसमें काफ़ी चेंजेस आना चाहिए। इट मस्ट इन्वेस्ट मनी इन अ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकॉज इट विल इंक्रीज लिक्विडिटी। हमारे यहाँ बैंकों में कैश होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्तर को काफ़ी बढ़ाता है। इसके बाद आपका आता है ट्रेनिंग। बैंकों में कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या को देखते हुए देश में उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। देश में गिने चुने ही ट्रेनिंग संस्थानों मतलब इंस्टीट्यूशन पे ही ट्रेनिंग दी जाती है। राष्ट्रीयकरण के बाद मतलब नेशनलाइजेशन के बाद जो भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र वहाँ बैंकों की शाखाओं में बहुत अधिक इंक्रीज हुआ है और आवश्यकता पड़ती है कि ऐसे जगहों पे जो लोग बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाए। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेशन। A major drawback of our Indian banking system can be eliminated. Its efforts are made to develop cooperation between the organized and unorganized sector. जो भी हमारे organized और unorganized sectors हैं उनके बीच बैंकों के साथ cooperation नहीं है। This will help in the second development of banking and will remove many shortcomings which are at present due to the lack of cooperation. Next है आपका financial position. Sound financial position of the bank is must for a sound banking system. It allow to bank to play a greater and a better role in the economics development. आप जानते हैं कि हमारे economics development में बैंक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। The Banking Companies Act 1949 has made it essential that a bank must have to least 5 lakh as paid-up capital. 5 लाख की पेडअप कैपिटल बैंक के पास होनी चाहिए, रिजर्व फंड होना चाहिए, तभी बैंक अच्छे से काम कर सकता है। नेक्स्ट है चेंजेस इन डिविडेंड पॉलिसी। एज फॉर एज द डिविडेंड पॉलिसी इज कंसर्न इट इज़ अ फुल ऑफ डिफेक्ट। मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इन इंडिया। द रिजल्ट इज अनसाउंड फाइनेंशियल पोजीशन ड्यू टू द लेस रिजर्व। यहाँ पे जो रिजर्व रखा जाता है वो बहुत ही कम होता है। एक्चुअली बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड द प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स, depreciation of investment, reserve of other unreasonable assets should be made. This will be have increase the general pattern of a development. आपका नेक्स्ट आता है चेक ऑन मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा जो हमारे बैंक है उसमें जो भी उनके रिसोर्सेज हैं वो उनका मिसयूज़ हो रहा है। जो मैनेजर हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये सारी लोग हैं, ये अनसिक्योर्ड लोन वगैरह पास करते हैं जो जिससे भी बैंकिंग सिस्टम की जो कार्य क्षमता है वो काफ़ी कम होती जा रही है। नेक्स्ट है आपका बेटर मैनेजमेंट। In order to improve the management of the bank, it has been provided that a bank shall not be managed by the managing agent. Next आपका आता है इम्प्रूवमेंट इन अ वर्किंग। कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए। हमारे जो भी भारतीय बैंक हैं वो स्वयं जनता में लोकप्रिय बनने के लिए अपनी कार्यप्रणाली को सरल करना चाहिए। व्यापारिक बैंकों को में क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग होना चाहिए जिससे कि व्यापारिक बिलों का प्रयोग को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा जमानत संबंधी नियमों का भी काफ़ी अच्छा बनाना चाहिए और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके लिए इनको लोन वगैरह देना चाहिए। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।